हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो कि सोशल साइंस का सबसे कठिन चैप्टर है, परंतु मैंने इसे काफ़ी सरल रूप में पेश करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगी। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए अच्छी वीडियो लाने का। रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। A conservative system tried to strengthen their power। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, इन मेनी एरिया ऑफ यूरोप नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म वर सीन टू बी इंक्लूड विद रिवोल्यूशन। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। The state of Italy and Germany, the Ottoman state, Ireland and Poland were some such regions। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। These revolutions were led by the liberal nationalists belong to the educated middle class। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। एग्जाम्पल फॉर प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। इनमें प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। द फर्स्ट रिबेलियंस टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। द बर्बन किंग हु हैड बीन restored the power during conservative reaction after 1815 were now overthrown and replaced by the constitutional monarchy। It was headed by Louis Philippe। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, उसे हटाकर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ग्रीस। वन इवेंट दैट स्प्रेड्स नेशनल फीलिंग टू द एजुकेटेड एलाइट ऑफ यूरोप वाज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ग्रीस। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। सपोर्ट ऑफ यूरोप्स नेशनलिस्ट आर्टिस्ट एंड पोइट टू ग्रीस दिस इंडिपेंडेंस। इस आज़ादी में यूनान को यूरोप के राष्ट्रवादियों, कलाकारों एवं कवियों का समर्थन मिला। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1830 recognized Greece as an independent nation। फलतः 1832 की कंस्टितूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द glorification of reason and science and focused instead emotions, sixth sense and high feeling। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common culture past एज द बेसिस ऑफ नेशन। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर सेज दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में ही निहित थी। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोट्री एंड फोक डांसेस। और कहा कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोक गीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। सो कलेक्ट
प्रोटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक है। It was essential for nation building. The emphasis on mother language and collection of local folk literature. राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था कि जो मदर लैंग्वेज है और जो स्थानीय साहित्य है उसको इकट्ठा किया जाए। It was just for recover an ancient national spirit, but also to carry modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. इस प्रकार इसका उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था जो कि अधिकांश निरक्षर थे। 1848 The Revolution of the Liberals. In 1848, in the other part of the Europe where independent nation state had not yet come into existence such as Germany etc. 1848 में यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसा कि जर्मनी। द एजुकेटेड मिडिल क्लास डिमांड क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। वहाँ के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने राष्ट्र राज्य के निर्माण के साथ साथ संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता एवं संसदीय प्रणाली पर जोर दिया। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव 18 मई 1848 जर्मन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइडेड टू फॉर्म अ नेशनल असेंबली इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मनी के राजनीतिक संगठनों ने एक नेशनल असेंबली बनाने का फैसला लिया। दिस पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड द किंग ऑफ पर्सिया रिमेन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया जहां एक संविधान की व्यवस्था की गई और संविधान के अधीन ही पर्सिया के राजा को रहना था। बट द किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV refused it and took the aristocracy and army there in his favor. लेकिन राजा ने इससे इनकार कर वहाँ के कुलीन एवं सेना को अपने पक्ष में कर लिया। The parliament was dominated by the middle class who resist the demand of worker and artists so lost their support. इधर मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच मतभेद हो गया क्योंकि जो मिडिल क्लास था वह निम्न वर्ग के मांग पर ध्यान नहीं दे रहा था। एज ए रिजल्ट द किंग कॉल्ड द आर्मी एंड डिजोल्व द असेंबली। फलतः राजा ने सेना बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पर्सिया प्लेड द मेन रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका पर्सिया ने निभाई। पर्सिया चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क गेट द हेल्प ऑफ पर्सियाज आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। पर्सिया के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने इसके लिए पर्सिया की सेना और नौकरशाह से मदद ली। पर्सिया वुड विन 3 wars with Austria, Denmark and France in over 7 years and the process of unification was complete. 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एवं फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन जनवरी 1871 एट अ सेरेमनी इन वर्साइल्स किंग विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया वाज डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ जर्मनी। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली लाइक जर्मनी वाज स्कैटर्ड इन मेनी किंगडम्स ऑफ विच ओनली सार्डिनिया पिडमोंट रूल्ड एन इटलियन मोनार्की। जर्मनी की तरह इटली भी अनेक साम्राज्यों में बिखरा था जिनमें से केवल सार्डिनिया पिडमेंट में ही इटावली घराने का शासन था। द यूज ऑफ इटालियन लैंग्वेज वाज ऑल्सो प्रैक्टिस ओनली इन फ्यू रीजन्स। इतावली भाषा का प्रयोग भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। इन 1830 जोसेफी मेज़नी प्रेजेंटेड ये डिलिबरेट प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
1830 में मैथिनी ने पहली बार इटली के एकीकरण के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। द फेल्यूर ऑफ रिवोल्यूशनरी रिवोल्ट इन 1830 एंड 1848 ब्रॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन टू किंग इमैनुअल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। 1831 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा इमैनुअल सेकेंड पर आ गई। काबूल लेटर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड एंटर्ड टू ट्रीटी विथ फ्रांस। बाद में काबूल ने जर्मनी की एकीकरण की जिम्मेदारी संभाली और फ्रांस से एक संधि की। एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रिया फोर्सेस इन 1859 और इस प्रकार से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में वह सफल रहा। और लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स एंड लोकल पीजेंट्स ऑल्सो टुक पार्ट इन वार अंडर गैरिबाल्डीज लीडरशिप। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों एवं स्थानीय किसानों ने भी युद्ध में भाग लिया। इन 1761 इमैनुअल सेकेंड वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली और इस प्रकार से 1861 में इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट ऑफ अ सडन अनहेवल और रिवोल्यूशन। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। इट वॉज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग आउट प्रोसेस। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटेन वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। इस द्वीप में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसी निर्जाति पहचान के लोग थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। बट इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रो इन वेल्थ, इंपोर्टेंस एंड पावर। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन, दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, it was able to enter its influence over the other nation of the island। वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहा। The Act of Union between England and Scotland, the result in the formation of the United Kingdom of Great Britain। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्कॉटलैंड वाज सप्रेस्ड। स्कॉटलैंड के खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। दे कैन नॉट स्पीक गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। ये लोग अब अपनी गैलिक भाषा या राष्ट्रीय पोशाक पहन नहीं सकते थे। जस्ट आयरलैंड फेट इट वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड का भी यही हश्र हुआ। यह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प टू प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड एंड सप्रेस्ड टू कैथोलिक। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों का समर्थन किया एवं कैथोलिकों को दबा दिया। आयरलैंड वाज फोर्सली मीट इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म थ्रू द पब्लिसिटी ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नए ब्रिटानी राज्य का निर्माण किया गया जिस पर आंग्ल संस्कृति हावी हो गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया। द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन द यूनियन। पुराने राष्ट्र इस संघ में अधीन सहयोगी के रूप में ही रह पाए। विजुअलाइजिंग द नेशन, द 19th सेंचुरी आर्टिस्ट विजुअलाइजिंग द नेशन एज ए फीमेल फिगर। 19वीं सदी में ब्रिटिश कलाकारों ने राष्ट्र को नारी रूप में पेश किया। द फीमेल फिगर बिकम
एन एल्गरी ऑफ द नेशन विच वाज नॉट रियल वुमेन इन लाइफ। यह नारी छवि राष्ट्र की रूपक बन गई जो कोई वास्तविक महिला नहीं होती थी। इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टियन मारियान and her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cap, the tricolor etc. उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता एवं गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियाना इमेज वर मार्क्ड वन कॉइन एंड स्टम्प। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। सिमिलर जर्मेनिया बिकम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर ए क्राउन ऑफ ओक लिव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते हुए दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक